नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाकर सीएम मनोहर लाल ने लोगों की सुनी समस्याएं। सीएम ने अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही किया निपटारा। मुख्यमंत्री ने करनाल में कई विकास कार्यों का किया शिलान्यास। 16 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया नया नगर निगम का भवन। 2 वर्षों से लंबित पार्क के निर्माण का कार्य फिर से शुरू। कलायत में 5 करोड़ 19 लाख की लागत से हो रहा पार्क का निर्माण। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल शाम करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। यहां तकरीबन 700 लोग पहुंचे और मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखी। इनमें से अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया। आसपास के जिले कैथल, कुरुक्षेत्र व पानीपत से भी लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे हुए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री मीडिया से रूबरू हुए। किसान आंदोलन पर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें 5 लोग उनके होते और कुछ हमारे शामिल होते। ऐसे ही केंद्र में प्रधानमंत्री द्वारा एमएसपी के ऊपर कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें किसान नेताओं के साथ ही कृषि वैज्ञानिक भी शामिल होंगे। उनसे जब पूछा गया कि इस माह कोई हल निकल सकता है, तो उन्होंने कहा कि आज ही किसानों ने 5 लोगों की कमेटी बनाई है। वे दोबारा से बातचीत करने आएंगे तो इसका कोई ना कोई हल निकल जाएगा। कोई भी मसला बातचीत से सुलझा सकता है। समझौते में हर प्रकार की गुंजाइश रहती है। जो मांगे जायज हैं, सरकार मानने को तैयार है। अब किसानों को आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। समस्याएं सुनी, क्या समाधान किया? देखिए, पिछले काफ़ी समय से कोविड के कारण से ये जो क्रम लगातार बना हुआ था ये टूट गया था, लेकिन अब चूँकि कोविड की जो प्रभाव है कम हुआ है, हमने कहा कि भी एक बार जनता दरबार का ये विषय दोबारा शुरू किया जाए। आज जैसे आपने देखा कि प्रारंभ में तो लगभग 165 के लोग सूचीबद्ध तरीके से जो आए थे उनको सुना। उसके बाद फिर बिना सूची के भी ऐसा मान के चलता हूँ कि लगभग और 150 लोग होंगे, तो 300 से ऊपर शिकायतें ये आज जो सुनी गई हैं। और मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि साथ भी जो लोग आए हैं 2-2, 3-3 लोग साथ भी होते हैं, तो लगभग 600-700 लोगों का उनको सबको अटेंड किया है। हर प्रकार की अलग अलग समस्याएँ थी, हर विभाग की थी। जो तो यानी सामान्य तौर पर जिले से संबंधित अधिकारियों की थी वो हाथों हाथ यहीं पकड़ा दी हैं, और जो चंडीगढ़ के नाते से विभागों से बात करने का है वो हमने इकट्ठी कर ली है। और कुछ तो ऐसे भी लोग थे जो दूसरे ज़िलों से भी आए हुए थे, क्योंकि आसपास के ज़िले भी कई बार पता लगता तो पहुंच जाते हैं सामान्यतः। जैसे कुछ कैथल के थे, कुछ कुरुक्षेत्र के थे, कुछ पानीपत के भी थे, तो 20-25 समस्याएं आसपास के ज़िलों की भी थी। लेकिन वो सब जितने भी हल होने की यही निर्देश देने के थे वो सब कर दिए हैं। और चंडीगढ़ कुछ चीज़ें तो पॉलिसी मैटर भी होते हैं, वो सब इकट्ठा करते हैं। कुछ लोग कोर्ट के भी विषय लेकर के आ जाते हैं, उनका तो हम कर नहीं सकते कुछ भी, कोर्ट के निर्णय होते हैं, उस हिसाब से चलना पड़ता है। फिर भी अच्छा लगा कि लगभग 3.5 घंटे आज कल आपकी बातचीत हुई थी। कहाँ पर नरम रुख रहा, कहाँ पर करड़ा रुख रहा, मतलब कहाँ हल नहीं निकल पाया कल वाली बात? मुझे जानकारी नहीं है कि आज जो आज 5 मेंबर कमेटी बना दी गई है, 5 मेंबर कमेटी है। जैसा ही हमने भी एक कमेटी उनको बना के बताई है, 5 लोग वो हैं, हमारी एक कमेटी होगी। तो ऐसे ही केंद्र के लोगों ने भी जो एक कमेटी बनाने की बात कही है प्रधानमंत्री जी ने, कि एमएसपी के ऊपर कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें किसानों के प्रतिनिधि भी लिए जाएंगे, अर्थशास्त्री भी लिए जाएंगे, किसानों के कृषि के साथ जो जुड़े हुए हैं वहाँ के वैज्ञानिक भी होंगे, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होंगे, प्रदेशों के भी होंगे। तो ऐसी एक एमएसपी को लेकर कमेटी बनेगी। और बाकी भी जितनी बातें उनकी हैं सब विषय उन्होंने बताया, डिस्कस हमने किए हैं। लेकिन कुछ बातों में अभी जिसको कहना चाहिए फैसला नहीं हुआ था, उसी में से हमने उनका अभी आज का कार्यक्रम एक बार वो कर लें, दोबारा से फिर बैठेंगे, फिर उनसे बातचीत करेंगे। सर, जो बात वो किसानों को मुआवजा देने वाली बात पे है, जिनसे नहीं सहमति। देखिए, अभी चूँकि बातचीत अभी बीच में है, अधूरी है, इसलिए सब बातें करना भी उचित नहीं है। जब उनसे बुलाएंगे, बैठ के बातचीत करेंगे, जब भी फैसला होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने विधानसभा क्षेत्र करनाल में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज मुख्यमंत्री ने शहर को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का तोहफा देने के साथ ही कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण करनाल के सेक्टर 12 स्थित बनाया गया नगर निगम का नया भवन है। तकरीबन 16 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया निगम का यह भवन कई आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। नगर निगम के भवन के साथ ही मुख्यमंत्री ने 150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाए गए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया।
इस सेंटर के द्वारा पूरे शहर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की जाएगी। मंच से जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनर की सुविधा के साथ ही भवन में आम जनता की सहूलियत के लिए कई खिड़कियों का निर्माण किया गया है ताकि लोगों को लाइनों में ना लगना पड़े। मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुग्राम के बाद करनाल प्रदेश का दूसरा ऐसा जिला है जहां इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। इसी के साथ उन्होंने शहर के पार्कों में ओपन एयर जिम, नीलोखेड़ी नागरिक अस्पताल में 250 LPM क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट और घरोंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 600 LPM की कैपेसिटी वाले ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन किया। करनाल के इतिहास में आज एक बहुत विशेष दिन इसको मैं कहूंगा, क्योंकि हमने जब ये सुना कि करनाल स्मार्ट सिटी होगा, उस समय सबकी कल्पनाएं अलग अलग रही होंगी कि स्मार्ट सिटी यानी क्या। स्मार्ट सिटी का कोई एक आयाम नहीं है, बहुत से आयाम हैं और वो एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। उन सब आयामों में आज जो उद्घाटन किए गए हैं, शिलान्यास किए गए हैं, इनका बहुत महत्व है। इसमें सबसे बड़ा विषय हमारे नगर निगम का ये नया कार्यालय है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा नगर निगम का पुराना कार्यालय घंटाघर चौक पर था, हम जानते हैं भीड़ भाड़ के इलाके में था। स्थान भी उसमें जितना चाहिए लोगों के वहाँ जो सेवाएं देते हैं उनके कर्मचारियों के लिए या लोगों के आवागमन के नाते, फिर पार्किंग, अन्य सब सुविधाएं वो उचित और परिपूर्ण नहीं थी। उसी में से विचार बना था कि एक नया स्थान, ये जो अभी आज सेक्टर 12 के बेज नंबर 11 से 16, इसको हमने खरीदा। 3 करोड़ रुपए की राशि इसमें लगी और 1935 वर्ग गज इसका एरिया है। इस एरिया में निर्माण कार्य थोड़ा विलंब हुआ, बीच में किसी एक ठेकेदार की कोई कठिनाई भी आ गई थी, बाद में उसको दुरुस्त किया गया, ठीक किया गया। आज ये निर्माण हुआ। निर्माण होकर के इस अवसर पर आज इसका उद्घाटन हो रहा है। मैं आप सब लोगों को, शहर के लोगों को, सभी पार्षदों को, हमारी मेयर बहन को, सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। बहुत सी सुविधाएं इसमें बनाई गई हैं। अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग काउंटर, खिड़कियां वो सब बनाई गई हैं। लोग आए अपनी सेवा के लिए, जिस भी वहां का काम है, जिस भी प्रकार का काम है, वहां अलग से खिड़की पर जाकर अपना काम करा सके। हमारे मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, काउंसलर, हमारे कमिश्नर, इन सब लोगों की बैठने की व्यवस्था भी वहां की गई है। सुविधाएं जैसे वहां जनरेटर की वे सुविधा इसमें की गई है और शौचालय पर्याप्त रूप में बनाए गए हैं। स्टोर रूम, 9 अति आधुनिक स्टोर रूम बनाए गए हैं। इलेक्ट्रिक सर्विसेज, प्लम्बिंग सर्विसेज, इन सब की व्यवस्था, इंजीनियर जितने हैं द्वितीय तल के ऊपर उनके बैठने की व्यवस्था, लेखा शाखा, ऑडिट शाखा, स्टाफ, सबके बैठने की पर्याप्त व्यवस्था यहाँ की गई है। एक प्रकार से सुचारू ढंग से अपनी व्यवस्थाएं ठीक से चलें, ये सब काम किया गया है। कलाद में करीब 2 वर्षों से लंबित पार्क के निर्माण का कार्य फिर से शुरू हो गया है। पार्क पर कई बार सवाल खड़े हुए और कलाद का यह विशाल पार्क कई एकड़ में फैला हुआ है जो सभी सुविधाओं से लैस है। आधुनिक तकनीक से बने इस पार्क के निर्माण का बजट पहले 3 करोड़ 9 लाख था, जिसे रिवाइज करके 5 करोड़ 19 लाख किया गया है। यह प्रोजेक्ट सीएम घोषणा के अंतर्गत है। इस पार्क को 3 माह में पूरी तरह से तैयार कर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। ये कार्य लगभग 1.5-2 वर्षों से रुका हुआ था, जो पार्क निर्माण का कार्य है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2016 में इसको हमारी अनाज मंडी के अंदर एक ये बहुत बड़ी सौगात दी थी पार्क निर्माण के लिए। तो पहले इसकी लागत थी 2 करोड़ 9 लाख रुपए। अब हमारी महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मैडम कमलेश डांडा जी ने इसको रिवाइज करके 2 करोड़ 19 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है और पैसे नगर पालिका के कोष में आ गए हैं। और आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि ये कार्य दोबारा से शुरू कर दिया गया है और
हमारा ये मानना है लगभग 2-3 महीने में ये जनता को समर्पित कर दिया जाएगा और शहरवासियों को एक बहुत बड़ी सुविधा होगी घूमने के लिए। और कलायत का एक सौंदर्यीकरण को लेकर के भी एक बहुत बड़ा अच्छा स्थान है ये। एक सामान्य नागरिक होने के नाते आप इस उपलब्धि को कैसे आंकोगे? ये कलायत के लिए एक जो हमारे बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, एक बहुत बड़ी सौगात है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 13 अगस्त 2016 को दी थी और मैडम कमलेश ढांडा जी के प्रयासों से आज ये पूरा होने जा रही है। ये बुजुर्गों को घूमने के लिए इसके अंदर बहुत अच्छे फलदार और हमारे फूल हैं जो घूमने के लिए हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। जिम है इसके अंदर, बच्चों के लिए झूले हैं और पार्किंग की व्यवस्था है, सीवरेज की व्यवस्था है। तो ये एक कलायत वासियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा, मैं कहूँगा बहुत बड़ी सौगात है ये नगर के लिए। जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला अंबाला शहर पहुंचे, जहां पर लोगों ने उनका फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। अजय चौटाला 9 दिसंबर को झज्जर में होने वाले पार्टी स्थापना दिवस का निमंत्रण देने पहुंचे थे। चौटाला ने बताया कि वे काफी लंबे अरसे के बाद जनता से मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह इससे भी बड़ा स्थापना दिवस का आयोजन झज्जर की धरा पर किया जाएगा, जो कि चौधरी देवीलाल की कर्मभूमि है। उन्होंने ये भी बताया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह के जो लोग कहते थे कि इस पार्टी के लोग कुछ करके दिखाएं, उनको उनके घर जाकर दिखाएंगे कि जज्बा क्या चीज है। उन्होंने किसानों के बारे में भी कहा कि सरकार ने उनके 3 कृषि कानून वापस ले लिए हैं और कल मुख्यमंत्री से मीटिंग की थी और आज केंद्रीय स्तर पर भी मुलाकात है, सब मसले हल हो जाएंगे, कोई बात कल तक नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि कोई भी मीटिंग विफल नहीं रहती, सिर्फ चर्चाएं होती हैं और मसले हल होते हैं। वहीं उन्होंने प्रजातांत्रिक विरोध की भी बात कही। आप सभी में देख रहे हैं कि लंबे अंतराल के बाद कार्यकर्ताओं से सीधे रूबरू हो रहे हैं और सब जगह बड़ा जोश और उत्साह है। पिछले जो हमारा स्थापना दिवस था उससे भी बड़ा आयोजन झज्जर की पावन धरा पर करेंगे। चौधरी देवीलाल की कर्मस्थली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरीखे लोग जो ये कहते थे कि ये गांव में घुस करके दिखाएं, लोगों के बीच में आकर के दिखाएं, उनको उनके घर में जा कर के दिखाएंगे कि जज्बा क्या है। सर, कोरोना और किसान आंदोलन का सर रैली पे किसान आंदोलन की मुख्य मांगे जो थी वो सरकार ने मान ली है। बाकी जो थी वो कल भी मुख्यमंत्री जी के साथ भी मीटिंग हुई है और आज केंद्रीय स्तर पे भी मुलाकात है। सब मसले हल हो जाएंगे, कोई बात कल तक नहीं रहेगी। सर, कल जो मीटिंग थी वो विफल रही थी और आज विफल नहीं रही भैया। आज मोर्चे की बड़ी मीटिंग है। कोई विफल नहीं होती जी। मीटिंग में चर्चाएं होती है। मीटिंग में जो मसले थे वो सुलझा लिए गए, उनमें कोई जो दिक्कत है वो नेक्स्ट मीटिंग में। आज मोर्चे की मीटिंग है, वो कह रहे थे आगे ऐलान करेंगे। हाँ, कहा जा रहा है शायद आज झज्जर की रैली का भी विरोध करेंगे। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि कल आप सुनोगे, कल आप ही बताओगे कि मसले हल हो गए। सर, झज्जर की रैली का अगर विरोध होता है किसानों का, क्योंकि आज वो ऐलान कर सकते हैं। प्रजातंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको है, वो करे। प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध करते रहे हैं, हमने सहा है। अरे जी, किसान आंदोलन के कारण आपके काफ़ी नेता कार्यकर्ता पार्टी छोड़े, क्या दोबारा से बुलाया जाएगा पार्टी में? सबका स्वागत है। हम आपके सामने आज अनेक लोगों ने ज्वाइन किया जो पहले हमारे साथ थे, बीच में नहीं थे, आज फिर आए। सर, ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो क्या लगता है कि अब चौटाला परिवार राजनीतिक मंच पर एकजुट होगा? तो वो बड़े हैं, वो पहल करेंगे तो जरूर। आपका भी बयान आया है सर कल क्या कि चौटाला साहब बड़े अगर विचार करें तो मैं तो कह रहा हूँ ना, वो बड़े हैं, वो अगर अपनी बात पे पुनर्विचार करेंगे तो हम स्वागत करेंगे। भारत पाक 1971 युद्ध की 50वीं वर्षगांठ मनाते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा अंबाला में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन उत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा शामिल होने पहुंची, जहां पर उनके द्वारा 1971 युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों को सम्मानित किया गया। कुमारी शैलजा ने कहा कि इंदिरा गांधी के कुशल नेतृत्व व भारतीय सेना की बहादुरी के कारण बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। वहीं पूर्व सैनिकों का कहना है कि सरकार चाहे तो हम आज भी बंदूक उठाकर बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं। हमारे जो 1971 की लड़ाई थी, बांग्लादेश वॉर, उसको 50 साल हो रहे हैं और पूरा देश इस जश्न को मना रहा है। सबसे बड़ी, सबसे अहम लड़ाई रही हमारे देश के इतिहास की आज़ादी के बाद, और जिस बहादुरी से हमारी वीर सेना ने ये लड़ाई जीती, हमारी प्रधानमंत्री
श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर इस लड़ाई में जो लड़ाई हमारे ऊपर थोपी गई थी, पाकिस्तान उस समय पश्चिम और पूर्व पाकिस्तान की लड़ाई थी, और जो अब बांग्लादेश है उसका जन्म हुआ था। दुनिया में हम अकेले पड़ गए थे, लेकिन ये इंदिरा जी का नेतृत्व था और हमारी बहादुर सेना का लड़ाई लड़ने का, देश को बचाने का जो एक जज्बा था, उसने हमारी ये लड़ाई जीती। हम 50 साल मना रहे हैं, अपनी सेना को हम सलाम करते हैं। जी, मैं 7 अक्टूबर 1967 को भारतीय वायुसेना में अम्बाला से भर्ती हुआ था, और 3 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान ने अपनी नापाक कोशिश करते हुए हिंदुस्तान पे हमला किया, तो हम लोग 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक 24 घंटे बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए, बिना नहाए, हमें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। केवल एक ही परवाह थी कि किस तरह से हम दुश्मन को अपनी सरजमीन से मार कर भगा दें। और इतना जोश था उन दिनों, क्योंकि मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूँ कि कैसे किस प्रकार हमने दुश्मनों को भगा के मारा था, और वो आज तक नहीं भूले। पाकिस्तान उसके बाद अगर उसने कारगिल की कोई थोड़ी बहुत कोशिश की भी थी, तो वहाँ भी उसको मुँह की खानी पड़ी। तो वहाँ पर वीर सेनानियों का, हमारे भारत के सैनिकों को जो जज्बा था, उनके जो हौसले थे, वो काबिल तारीफ़ थे, वो देखने वाले थे। और इसी कारण थे कि हमने इतना बड़ा युद्ध जीत लिया, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटकर उसको डिसमेंबर कर दिया, और जो पूर्वी पाकिस्तान था उस वक्त 16 दिसंबर 1971 को वो बांग्लादेश के रूप में एक आज़ाद देश बना। इस प्रकार हमने पाकिस्तान की ताकत को नेस्तनाबूद कर दिया। ये दिन बड़ा मुकद्दस दिन है। आज हम इस मुकद्दस दिन की स्वर्ण जयंती यहाँ पर मना रहे हैं। कुमारी शैलजा जी, जो कि HPCC की प्रधान है, वे इसको उनके तत्वावधान में, उनके श्रेय से ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज भी अगर हमें बंदूक थमा दो, हम बॉर्डर पर जाकर आप भी दुश्मनों को नाको चने चबा देंगे। इस उम्र में भी, जिस पर मैं 75 ईयर्स का हो चुका हूँ, लेकिन जज्बा, जोश आज भी उतना ही है जितना पहले था। जय हिंद। करनाल के गांव गोंदर में युवक की रंजिशन गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। करनाल पुलिस की CIA 2 शाखा ने आरोपी युवक को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि बीती 2 दिसंबर को गोंदर निवासी गोल्डी एक शादी में शामिल होने पहुंचा था, जहां गांव के एक अन्य युवक के साथ किसी मामूली बात को लेकर कहासुनी होगी। उसी शाम आरोपी युवक ने गोल्डी को घर से बुलाया और उसे गोली मार दी। अस्पताल में उपचार के दौरान गोल्डी ने दम तोड़ दिया था। CIA 2 इंचार्ज मोहनलाल के अनुसार अजीत को कल देर रात गुप्त सूचना के आधार पर करनाल के सेक्टर 4 से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपी द्वारा उपरोक्त वारदात को उक्त शादी समारोह में हुई कहासुनी के कारण बदला लेने के लिए अंजाम देने की बात कबूली गई है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद दिल्ली व उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह पर पुलिस से बचने के लिए छुपा हुआ था। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। रिमांड के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ की जाएगी और वारदात में इस्तेमाल हथियार व गाड़ी आदि को बरामद किया जाएगा। कल निसिंग के जीत पैलेस में गोंदर गांव की एक शादी थी, जिसमें राजेंद्र है जो एक्स सरपंच है, उनके लड़के की शादी के बाद रिसेप्शन थी, पार्टी थी, और पूरे गांव को, उसमें रिश्तेदारों को और गांव वालों को बुलाया हुआ था। इसमें ये जो जीत राणा है और जो मृतक है गोल्डी राणा, ये दोनों भी शामिल थे शादी में। और इस शादी में दारू पीने को लेकर इनका आपस में वहाँ झगड़ा हुआ है। तो उस टाइम जो लोग मौजूद थे सभी ने झगड़े को छुड़वा दिया था, इन लोगों को अलग अलग कर दिया था। लेकिन इस लड़के के मन में रंजिश थी। इसने कहा कि मुझे मेरे साथ ज्यादा गाली गलौज किया था, इसलिए इसके मन में ये थी कि मेरी बेइज्जती हुई है सारे गांव के सामने और मुझे इसका बदला लेना है। और ये लड़का उसके जाने से पहले ही, गोल्डी के जाने से पहले गांव में पहुंच गया। गांव में इसके पास जो नाजायज असला है वो रखा हुआ था। असला लेके नहर की पटड़ी पे उसके आने का इंतजार करने लगा, और जैसे ही वो नहर की पटड़ी के पास आया, उसके साथ उसका भाई भी था, तो इसने उसको गोली मार दी। और गोली मारने के बाद अपने घर से अपनी गाड़ी उठाई, वॉक्सवैगन की गाड़ी है इसके पास, और ये वहां से मौके से फरार हो गया था। तो इलाज के लिए उस लड़के को अस्पताल में दाखिल किया गया था, और दौरान इलाज बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसमें फिर 307 में पहले मुकदमा दर्ज किया था हमने, बाद में 302 उसमें याद कर दी गई थी।
और अब 302 के तहत ही इसको गिरफ्तार किया है। कहाँ से पकड़ा है? ये वारदात के बाद यूपी में चला गया था, इसके मामले हैं यूपी में। उसके बाद ये नोएडा भी गया है, फिर दिल्ली गया है। इस तरीके से इसको फिर हमने पूछताछ के बाद सेक्टर 4 से गिरफ्तार किया। एक तरफ जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर जागरूक किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर दहेज रूपी राक्षस इस कदर छाया हुआ है कि जो लोभ लालच के कारण आपसी रिश्तों को भी तार तार कर रहे हैं। हरियाणा के जींद में भी स्विफ्ट गाड़ी की जगह क्रेटा गाड़ी की डिमांड का मामला सामने आया है, जहां रेलवे स्टेशन मास्टर की नौकरी लगे इस लड़के ने क्रेटा कार की मांग रख दी। आपको बता दें कि इनकी शादी पिछले साल 2020 में हुई थी। दुल्हन बनी लड़की जो पेशे से टीचर है, वह इसके परिजनों ने उस लालची स्टेशन मास्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस पर पुलिस ने भी तफ्तीश शुरू कर दी है। ये एक नेहा नाम की लड़की है, नेहा डॉक्टर ऑफ राज सिंह, अर्बन स्टेट जींद की लड़की है। इसने एक महिला थाना में दरखास्त दी थी हमारे पास, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। इसने बताया कि 24/10/2020 को मेरी शादी अमनदीप नाम के लड़के से हुई थी, जो यही जींद का रहने वाला है, स्टेशन मास्टर लगा हुआ है और लड़की टीचर लगी हुई है। लड़की ने बताया कि भी जो फर्नीचर वगैरह हमने दिया था इनको पसंद नहीं था। इनने कहा कि भी हमारे को ये स्विफ्ट डिजायर गाड़ी नहीं चाहिए थी, क्रेटा गाड़ी चाहिए थी। उस पर और फर्नीचर वगैरह दिया था, भी हमारे इन लकड़ों की जरूरत नहीं है, बढ़िया फर्नीचर की जरूरत है हमें। इसलिए इनकी आपस में अनबन होगी, जो इन्हें दरखास्त दे दी, मुकदमा दर्ज कर दिया। तब 30 जारी सामने ही या गाड़ी पर ज्यादा हुआ रहा। अभी हमारा लड़का स्टेशन मास्टर लगा हुआ है, जिसमें हमें ये गाड़ी पसंद नहीं थी। हमें तो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी चाहिए थी। इस बार तुमने को होटल को लेकर भी, जिस तरह होटल का इसने कि एक भी हमारे ये होटल, हमने तो श्याम बाबा वाला जो होटल था, श्री श्याम वाला, उस होटल में शादी करनी थी। तुम लोगों ने हमारी बेइज्जती करवा दी है। ये होटल हमारे को पसंद नहीं था। कोरोना से बचाव के लिए जहां एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मास्क अनिवार्य कर दिया है और मास्क न डालने पर चालान के आदेश दे दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन सख्ती से पहले लोगों को फिर से मास्क डालने के लिए जागरूक कर रहा है। और साफ तौर पर प्रशासन का कहना है कि अगर आज भी लोग नहीं मानते तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभियान तो अभी ये लगातार जारी रहेगा, क्योंकि कोरोना के वायरस को देखते हुए हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री अनिल विज और हरियाणा सरकार के द्वारा ये आदेश पारित किए गए हैं कि जो भी आदमी घर से निकलेगा मास्क लगा करके निकलेगा, ताकि महामारी पर काबू पाया जा सके। आज मास्क वितरित करके जनता को जागरूक किया जा रहा है। अगर इसके बावजूद भी कोई इसकी उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ जो नियम अनुसार कार्रवाई वो की जाएगी। कितना जुर्माना इसमें लगाया जाएगा? ये समय समय पर इंस्ट्रक्शनें जारी होती रहती हैं। फिलहाल कितने मास्क बांट दिया? देखिए आपके सामने करीब हम आध पौने घंटे से मास्क बांटने, काफ़ी संख्या में हमने मास्क आज वितरित कर दिए हैं। एक ये मास्क वितरित करने के हमारा उद्देश्य है कि जनता को जागरूक किया जा सके कि पुलिस द्वारा मास्क वितरित किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये कानूनी रूप से ज़रूरी है। देखिए अगर बार बार कहने के बावजूद भी ये लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो भी कार्रवाई है वो नियम अनुसार के खिलाफ की जाएगी। मोरनी हरियाणा शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयासों से पंचकुला के मोरनी स्थित बूढ़ी मल्ला व टिक्करताल में 5 दिवसीय यूथ एडवेंचर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में अलग अलग जिलों से बच्चों ने भाग लिया। टिक्करताल में 5 दिवसीय एडवेंचर शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें अंबाला व पंचकुला से 300 स्टूडेंट्स ने भाग लिया, जिनमें 100 लड़के और 100 लड़कियां जबकि 100 दिव्यांग हैं। जानकारी देते हुए प्रोग्राम अधिकारी राम कुमार ने बताया कि स्कूली बच्चों में बहादुरी के गुण भरने के लिए यह एडवेंचर कैंप किया जाता है। इसका आयोजन शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित इस शिविर में बच्चों में बहादुरी के गुण भरने के लिए इस तरह के शिविरों का आयोजन किया जाता है। मैं टिक्करताल से प्रबंधक बोल रहा हूँ। ये जो कैंप चल रहे हैं ये हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट और हरियाणा टूरिज्म दोनों मिलकर कर रहे हैं। और ये जो कैंप में बच्चे आए हुए हैं ये अंबाला डिस्ट्रिक्ट और पंचकूला डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। लगभग 300 के करीब बच्चे आए हैं, जिसमें 100 गर्ल्स हैं, 100 बॉयज़ हैं और 100 के करीब दिव्यांग बच्चे हैं। और इन बच्चों का यहाँ पे पूर्ण रूप से खाने पीने और रहने का इंतज़ाम हरियाणा पर्यटन ने किया है। और जो इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है वो बड़े ही प्रशिक्षित जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं उनके थ्रू हो रहा है, जो कि माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट से पास आउट हैं। उन्होंने बेसिक, एडवांस और MOI किया है और उनकी देखरेख में बच्चे 5 दिन का ट्रेनिंग कोर्स करते हैं और इनको इस
इलाके के विभिन्न जगहों पे ट्रैक कराए जाते हैं और विभिन्न एक्टिविटी जैसे रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, अपना बॉडी बैलेंसिंग और आदि कराया जाता है। और 5 दिन के बाद इनका जो टोटल पैकेज है 4 नाइट 5 डेज होता है और चौथे 4 आते रहने के बाद ये 5वें दिन अपने घरों को विदा होते हैं। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।